Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन देखेंगे। देखो हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन किसका, तो प्लांट में। और प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता कैसा है, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, क्लियर है ना, बहुत ही लो लेवल पे है, उसको तो छोड़ ही दो, क्लियर है ना। और दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था मूवमेंट। मूवमेंट में दो तरह का मूवमेंट देखा, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। उसका हमने बिल्कुल डिटेल में देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, उसका मैकेनिज्म देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट हॉर्मोन्स। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, तो आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा प्लांट हॉर्मोन्स। देखो पहले समझोगे हॉर्मोन्स क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम प्लांट हॉर्मोन्स पे चलेंगे, फिर इसके बाद एनिमल में भी हॉर्मोन्स पढ़ेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखना, हॉर्मोन्स बेसिकली सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं। एक्चुअली हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं। और ये केमिकल का ना अपना अलग अलग रोल होता है, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, क्लियर है ना। तो ये अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ पे जो हम प्लांट हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली प्लांट हॉर्मोन्स क्या करेगा, तो प्लांट का जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, जो ओवरऑल ग्रोथ है प्लांट का, उसको ये क्या करेगा, तो कंट्रोल करेगा। यानी उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड या अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होगा, जैसे हमारे बॉडी में भी है। ह्यूमन का देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, हर चीज को डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो हॉर्मोन्स यहाँ पे लिख ले। और देखो प्लांट हॉर्मोन्स को ना हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम चाहो तो फाइटो हॉर्मोन्स भी बोल सकते हो तुम, फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो स्टैंड्स फॉर प्लांट हेयर, है ना। तो प्लांट हार्मोन बोलो या फाइटो हार्मोन बोलो, सॉरी फोटो हो गया, फाइटो। नाउ दिस इज फाइटो। तो फाइटो हार्मोन बोलो या प्लांट हार्मोन बोलो, दोनों क्या है, सेम है, क्लियर है ना। दोनों क्या है, तो प्लांट से निकलने वाले सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स हैं जो उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, तो प्लांट हार्मोन बोल रहे हैं। तो यहाँ डिफिनेशन लिख लोगे, साथ साथ लिखोगे, यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेंगे, है ना। लिख लोगे, दीज आर certain chemicals, clear है ना। these are certain chemicals produced in different parts of plants, different parts of plants, and affects affects their and affects, इधर लिखो, affect the growth of plant, affect the growth of plant, क्लियर है ना। ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है बेसिकली, और भी जो डिफरेंट मैकेनिज्म है ना, उनमें भी हेल्प कर रहा है। अब देखो यहाँ पे समझना कि ये डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस हुआ, और अगर मान लो कि जिस पार्ट में प्रोड्यूस हुआ लेकिन इसकी जरूरत उस पार्ट में नहीं कहीं और है, तो फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, आ रहा समझ में। जैसे मान लो कि एपिकल पार्ट में एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ ऑक्सिन, लेकिन उसकी जरूरत मान लो रूट वाले पार्ट में है, तो वहां प्रोड्यूस अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ना। और बेसिकली प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी चीज का, वो बेसिकली किससे हो रहा है, तो या तो जाइलम नहीं तो फ्लोएम, क्लियर है ना। तो बेसिकली जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो फ्लोएम से ही होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ हम दोनों ही लिखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के हेल्प से क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर दे आर नीडेड, क्लियर है ना। यहीं पे चाहो तो यहीं पे लिख लोगे नेक्स्ट पॉइंट, these hormones are transported to those regions where they are needed, जहां पे उसकी जरूरत वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, विद द हेल्प ऑफ क्या लिखोगे, कंडक्टिंग टिश्यूज, क्लियर है ना। तो कंडक्टिंग टिश्यू के हेल्प से
जहाँ एक पार्ट में प्रोड्यूस हुआ, अगर वहाँ यूज होना है तो होगा, अगर कहीं और भी यूज होना है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया जाएगा और फिर अल्टीमेटली वहाँ पे भी यूज किया जाएगा। अब देखो प्लांट में जो हॉर्मोन्स है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स है, वो कौन कौन है वो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो तो यहीं पे लिख लोगे, डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स आर। देखो हमें जो पढ़ना है ना प्लांट हॉर्मोन्स, इवन 11th बेसिस तक क्लियर है ना। जो प्लांट हार्मोन पढ़ना है बेसिकली 5 पढ़ने हैं, इन पांचों का नाम लिखोगे साथ में। तो सबसे पहला जो है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बोल रहा हूं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज द ऑक्सीन, द सेकेंड वन इज जिबरलिन। यहाँ देखो इसे प्लूरल करो, मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। देन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, क्लियर है ना। देन दिख रहा है ना, चलो सही है। देन इथाइलिन, चलो चलो ठीक है इथाइलिन। और एक और जगह है ना, चलो एक होता है एब्सिसिक एसिड, यानी ए भी बोलते हैं इसको, तो दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये 5 हॉर्मोन्स हो गए, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो पहले, दीज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, इसके अंदर फिर ढेर सारे हॉर्मोन्स आएंगे, क्लियर है ना। लेकिन सबका नेचर क्या होगा, तो लगभग सेम ही होगा। आ रहा समझ में, एक ओवरऑल नेचर क्या होगा तो सेम होगा। तो ये 5 हॉर्मोन्स हमें यहाँ पे 10th लेवल पे पढ़ना है, क्लियर है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है तो ऑक्सीन है। तो देखना यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, सबसे पहला हार्मोन देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीन। यहीं पे एक चीज और समझ लेना कि शुरू के जो 3 हार्मोन्स है ना, ये क्या है तो ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हैं, यानी ग्रोथ प्रोमोटर्स। और ये जो लास्ट के जो 2 बचे ना, लास्ट के जो 2 बचे ये क्या है तो ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, क्लियर है ना। याद रखोगे इतना कि ऊपर के जो 3 है वो ग्रोथ प्रोमोटर्स है और नीचे से जो 2 हैं वो क्या है तो ग्रोथ इनहिबिटर है। अब देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहला हार्मोन, और वो क्या है तो ऑक्सीन। सबसे पहला हार्मोन हमें क्या पढ़ना है तो ऑक्सीन, क्लियर है ना। इसे जरूर याद रखोगे, सबको भूल जाना, इसे जरूर याद रखना। और वैसे ऑक्सीन आपको याद आ रहा होगा, मैंने पीछे ट्रॉपिक मूवमेंट में भी ऑक्सीन का यूज किया था ना, आ रहा समझ में। तो देखो ऑक्सीन्स आर बेसिकली वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचर में कैसे होते हैं तो हॉर्मोन्स है, ऑक्सीन्स आर प्लांट हॉर्मोन्स विच आर बेसिकली वीक ऑर्गेनिक एसिड। नेचर में कैसे हैं तो वीक ऑर्गेनिक एसिड नेचर के होते हैं, क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट इसमें यही लिख लेना। अच्छा यहाँ देखो प्लूरल कर लेना इसे, है ना। ऑक्सीन्स आर प्लांट हॉर्मोन्स which are weak organic acid in nature। नेचर में कैसे हैं तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है। अब यहीं पे देखो आगे का पॉइंट समझोगे कि ऑक्सीन्स जो है ना वो बेसिकली प्रोड्यूस होगा एपिकल पार्ट्स में, एपिकल पार्ट्स में प्रोड्यूस होगा, यंग स्टीम में, यंग लीव्स में, क्लियर है ना, इवन फ्रूट्स वगैरह में भी। तो जो एपिकल पार्ट्स होते हैं खास करके ये वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे इसी में, दे आर प्रोड्यूस्ड इन apical parts of plants, comma, young stems, flowers, etc। देखो जो भी नए नए बन रहे हैं ना उन सब जगहों पे ये बनेगा, यानी जो पार्ट्स नए नए बनते हैं ना प्लांट में, एपिकल पार्ट भी तो नए ही होते हैं, ओल्डर पार्ट थोड़ी ना होते हैं। तो नए पार्ट में खास करके ऑक्सीन का सिंथेसिस होगा, क्लियर है, इतना याद रखना। और साथ साथ ये भी याद रखना कि ऑक्सीन जो है वो बेसिकली हेल्प किस में करेगा तो
हेल्प करेगा सेल का यानी कि इलोंगेशन में और ग्रोथ में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना यहीं पे, दे हेल्प इन सेल इलोंगेशन। कैसे करता है ना, इसे भी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे बस याद रखो कि दे हेल्प इन सेल इलोंगेशन, और सेल इलोंगेट कर रहा है तो दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है ना। तो ये सेल इलोंगेशन कर रहा है, दैट इज, यहीं पे लिख लोगे, दैट इज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो देखो ना यहाँ पे ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है, तो ग्रोथ प्रोमोटर मतलब ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझोगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो इसका, वैसे हमें पढ़ना नहीं है, मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है ना, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ देखो एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। जो सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन डिस्कवर हुआ था ना, वो भी ऑक्सीन ही था। तो बस उस पॉइंट को लिख लो स्टार बना के, उसके बाद मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। द फर्स्ट फाइटो हार्मोन डिस्कवर्ड was IAA। अब ये IAA है क्या, तो IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये इसका केमिकल नेम है, समझ लो। क्लियर है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना आप लोग, तो ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन था, याद रखोगे, ठीक है ना। चलो हाँ, मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो देखो यहीं पे समझना। जैसे हम एक एपिकल पार्ट लेते हैं, चलो हम ना एक रूट का जो सबसे एपिकल पार्ट होता है ना, उसी को चलो लेके चलते हैं। इस तरीके से रूट है मान लो, ठीक है, या चलो ऊपर सूट ही देखते हैं हम लोग बेसिकली। इस तरीके से देखो, मान लो सूट है, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं ऊपर में, तो सेल्स तो है ही प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में याद करो आप, अगर रूट में भी देखे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगा थोड़ा बहुत, जो कि सबसे मतलब लास्ट रीजन है। क्लियर है ना, आपको पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट्स, 9th में आपने पढ़ा, चाहे रूट टिप हो चाहे शूट टिप हो। क्लियर है ना, तो दोनों में ही एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इधर देखो ढेर सारे ऐसे सेल्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। एपिकल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट है, अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो सेल डिवीजन करेगा ही करेगा। अब इस सेल में क्या होता है ना कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे प्लांट सेल में तो पता है आपको कि एक लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो देखो इसका जो ग्रोथ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो ये सेल है, अब इसका डिवीजन हुआ तो ये इस तरीके से 2 सेल बना। अब इसके अंदर जो मान लो ये ऐसे वैक्यूल है, इसके अंदर ये छोटा सा वैक्यूल है। अब क्या होगा कि जब ये सेल इलोंगेट करने वाला होगा, तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो पहले वैक्यूल्स इलोंगेट करते हैं, मतलब ये सेल ना कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ, एक को दिखा रहा हूँ, आप समझोगे कि वैक्यूल इस तरह से इलोंगेट हो जाएगा, तो सेल भी तो इस तरीके से इलोंगेट हो जाएगा ना, आ रहा समझ में। तो इसी तरीके से सेल का इलोंगेशन करता है, और जब इलोंगेशन करता है तो वहां पे आपको पता होगा ना, डिफरेंशिएशन फिर होता है। सेल में याद करो, टिश्यू में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन हो रहा था, कि सेल का फंक्शन स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो रहा था, और वो किसी फिर दूसरे टिश्यू में वो कन्वर्ट हो रहा था। एक टिश्यू का फंक्शन स्ट्रक्चर चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट हो रहा था। मेरिस्टेमेटिक से ही तो परमानेंट बन रहे थे ना, याद करो आप 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल का इलोंगेशन होता है। देखो यहाँ पे याद रखना, ऑक्सीन भी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। द नेक्स्ट वन दैट इज साइटोकाइनिन भी प्लांट के ग्रोथ में ही हेल्प करेगा, लेकिन दोनों के ग्रोथ में हेल्प करने का तरीका अलग होगा। एक ने क्या किया, सेल डिवीजन नहीं करवाया, बस सेल का एलोंगेशन करवाया। लेकिन दूसरा क्या करवाएगा, साइटोकाइनिन, तो सेल का डिवीजन करने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है, सेल डिवीजन से भी तो ग्रोथ हो रहा है ना। एक बच्चा है छोटा सा, वो बड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, सिंपल फैक्ट है ये, समझते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ सेल डिवीजन नहीं, उस सेल का ग्रोथ हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली उस प्लांट बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। क्लियर हो रहा है चीज, फील आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो यहीं पे समझोगे, एक चीज समझना यहाँ पे, इसे तो रहने दो आप, ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा शायद, है ना। मैकेनिज्म भी थोड़ा समझ गए,
ये पॉइंट इतना लिख लिया, अब हम सिंपली फंक्शन लिखेंगे ऑक्सीजन का, है ना। और क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बेसिकली फंक्शन से ही आते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं फंक्शन, और वो भी किसका, तो ऑक्सीजन का फंक्शन। क्लियर है ना। तो हेडिंग डाल दोगे फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। देखना यहाँ पे, तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा कि सेल का एनलार्जमेंट और उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं, याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, तो हेल्प इन सेल enlargement एंड ग्रोथ। सेल का enlargement और साथ साथ उसका ग्रोथ करेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझोगे, पीछे मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया था, क्लियर है ना, आ गया था ना। इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेना। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से और कैसे हेल्प कर रहा है ना, कि ये क्या करता है कि जो सेल वॉल होते हैं ना उसको लूज करता है, और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी होती है, परमिबिलिटी समझते हो ना, द एबिलिटी टू पास, क्लियर है ना, एनी मटेरियल थ्रू ए मेम्ब्रेन, तो उसकी जो परमेबिलिटी होती है उसको ये बढ़ाता है, क्लियर है ना। तो जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर यहाँ न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी तो बढ़ेगा ना, आ रहा समझ में, चीजों का सही तरीके से वहां पे मतलब जो भी ये इन और आउट का जो प्रोसेस चल रहा था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसका रेट बढ़ जाएगा, तो आराम से आ सकता है, आराम से जा सकता है, क्लियर है ना। उसके लिए वहां पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है, और इसी तरीके से अल्टीमेटली क्या करता है, तो सेल को मतलब ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे, दे मेक द सेल वॉल लूज एंड, यही लिखना, एंड इंक्रीजेज द permeability, increases the permeability of cell membrane, which ultimately helps in ग्रोथ ऑफ सेल। देखो तुम्हें अगर क्वेश्चन आए ना कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो बस ये लाइन लिखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना, और ये तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं एक्सप्लेनेशन, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे, ऑक्सीजन का नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ पे, दे आर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर पता है आपने, एट में शायद पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर, क्लियर है ना। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई नहीं, रिप्रोडक्शन में पढ़ना होता है, यहाँ फिर से पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें, उसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ टिश्यू कल्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ समझना टिश्यू कल्चर, थोड़ा सा बस समझ लो, मैं यहाँ पे क्लास नहीं लेने जा रहा हूँ टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे देखो प्लांट का जो हम मतलब कि एक तरह से ग्रोथ करते हैं, या प्लांट जो लगाते हैं वो या तो सीड से लगता है या तो स्टीम से लगता है, अलग अलग उसके मेथड्स होते हैं, क्लियर है ना। बेसिकली सीड का ही प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं ना कि प्लांट का सिर्फ टिश्यू यूज कर रहे हैं, यानी बस उसका थोड़ा सा टिश्यू। हाँ, लेकिन टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू यूज करेंगे, तो खास करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज करेंगे, इतना तो समझते ही होंगे आप लोग। अगर परमानेंट टिश्यू यूज करते हो तो वो कौन सा तुम्हारा डिवाइड करने वाला है, कौन सा वो ग्रोथ करेगा, नहीं ना, तो वहां से तो नए प्लांट बनने की कोई संभावना ही नहीं है, तो मेरिस्टेमेटिक वाला ही यूज करोगे ना। चलो आगे देखना यहाँ पे, तो जैसे हमने क्या किया ना, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल, एक्चुअली जो टिश्यू जिसे बोल रहे हो ये मैंने एक प्लांट से निकाल लिया, क्लियर है। अब बस हमारे पास सिर्फ यही है, टिश्यू ही है, अब इसी से हमें प्लांट बना देना है। तो इस टिश्यू को क्या करते हैं ना हम लैब में, एक्चुअली इसे मतलब कि एक अलग इन्वायरमेंट में किया जाता है,
ऐसे नहीं किया जाता है, इसके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसको टेस्ट ट्यूब में खास करके किया जा रहा है, लैब में किया जा रहा है, वहां पे इसको एक मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखो ये सेल टिश्यू जो भी है इसमें ग्रोथ करवाया जा रहा है एक्सटर्नली, अरे समझ में। तो यहाँ सिर्फ ऑक्सीन ही नहीं आएगा, आप ये भी याद रखना, इसके बाद वाला जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, वो यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि यहाँ डिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए, तब तो इसका नंबर बढ़ेगा ना। तो जब नंबर बढ़ते हैं ना ढेर सारे, तो मास ऑफ जो सेल बन जाता है ढेर सारा, फिर इसी को बोलते हैं कैलस। ये इससे जो बनता है एक्चुअली, इससे और भी तुम यहाँ पे डेंस कर लो, क्लियर है ना। तो ये जो बन गया ना, तो ये क्या बन गया? तो ये कैलस बन गया। तो ये हमारे पास टिश्यू था, इसे और कम कर देते हैं आपको समझने के लिए। और ये क्या बन गया? तो कैलस बन गया। अब इसी कैलस को फिर और भी आगे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स का यूज करके फिर उसे ग्रो करवाया जाता है। फिर उससे प्लांटलेट्स निकलते हैं छोटे छोटे, फिर उन प्लांटलेट्स को हम क्या करते हैं, तो सॉइल में मतलब कि लगा देते हैं, और वहां से फिर एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये सिंपल सा हुआ से तुम्हारा टिश्यू कल्चर। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ हमारे पास बस समझ लो एक ग्रुप ऑफ सेल है, बस थोड़ा सा ये मान लो उसमें 100 सेल्स हैं, क्लियर है। अब उस 100 को हमें 1000 और लाख में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो सेल डिवीजन करवाना है, साइटोकाइनिन पीछे बता रखा है मैंने, आगे पढ़ेंगे उसे। और दूसरा उसका ग्रोथ भी तो करवाना है ना, इलोंगेशन भी तो करवाना है ना। सो यहाँ पे ऑक्सीन भी, तो एक्चुअली वहां पे ना मिक्सचर दिया जाता है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का, क्लियर है। तो यहाँ पे ये समझ गए, दे आर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उससे पहले ना इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख ही लो, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे, विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के एप्लीकेशन से क्या होगा कि जो भी टिश्यू है वो क्या होगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा। डिवाइड करना नहीं बोलो, यूं कहो कि ग्रोथ करना शुरू कर देगा। यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीन के साथ साथ ना साइटोकाइनिन भी तुम लिखो, विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। एक्चुअली दोनों लिखो तभी सही होगा, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। द टिश्यू used in टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू हमने टिश्यू कल्चर में यूज किया वो डिवाइड करना और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट टू डिवाइड एंड ग्रो फास्टली, ठीक है ना। एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? तो कैलस। क्या फॉर्म करेगा? तो कैलस। कैलस अभी मैंने बताया, ठीक है। वो जो मास ऑफ सेल जो बन जाते हैं ढेर सारे, है ना, जिससे फिर प्लांटलेट्स निकलेगा, उसी को कैलस बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि साइटोकाइनिन और ऑक्सीन के एप्लीकेशन से ये क्या कर रहा है, तो डिवीजन भी कर रहा है साइटोकाइनिन की वजह से, ऑक्सीन की वजह से ग्रोथ भी कर रहा है, क्लियर है ना। ऑक्सीन पहले लिखे ना, तो यहाँ ग्रो कर दो आगे, ज्यादा अच्छा होगा। ग्रो एंड डिवाइड, क्लियर है ना, फास्टली एंड फॉर्म्स कैलस। और क्या बनाएगा? तो कैलस बनाएगा। फिर आगे टिश्यू कल्चर किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस तो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अब आगे आने वाला है, ठीक है ना, और उसे जरूर समझोगे ध्यान से। देखो इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। और ये क्या है? तो ये है एपिकल। देखो फंक्शन में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी एक फंक्शन ही है। ऐसे करते हैं ना, इसे नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों के तीनों फंक्शन है, बस ये इंपॉर्टेंट है। एपिकल डोमिनेंस, यहाँ पे क्या है? तो एपिकल डोमिनेंस है। देखो समझोगे इसको, गौर से समझोगे, फिर बाद में लिख लेना। डोमिनेंस वर्ड का सीधा सा मतलब क्या होता है? डोमिनेंस वर्ड का मतलब होता है ना कि एक का दूसरे पे हावी होना, ठीक है ना। अरे समझ में, ये सिंपल सा मीनिंग हुआ बस। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो एक प्लांट है यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक प्लांट है ऐसे। अब इसमें देखो इस तरीके से बर्ड्स निकले होते हैं ना छोटे छोटे, हर जगह पे, अपर वाले पार्ट में भी, लोअर वाले पार्ट में भी, क्लियर है। तो जो एपिकल बर्ड्स हैं, किसकी बात कर रहा हूं? एपिकल बर्ड्स, यानी जो सबसे टॉप पे है। और लेटरल बर्ड्स कौन है? नीचे है।
अगर आपसे मैं पूछूं एपिकल वर्ड्स और लेटरल वर्ड में कहाँ पे इंटरनोड का जो लेंथ है ज्यादा होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? लेटरल वर्ड में। देखो एपिकल वर्ड जितना ऊपर चलते चले जाओगे ना, इंटरनोड उतना ही नजदीक दिखेगा आपको। ऊपर जाओगे तो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत ही नजदीक नजदीक रहेगा, और नीचे नीचे जाते चले जाओगे ना तो दूर दूर रहेगा। देखते हो एक प्लांट को इमेजिन करो, तो नीचे के ब्रांचेस ना दूर दूर पे होते हैं, लेकिन ऊपर के ब्रांचेस क्या होते हैं? सटे सटे होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? फील आ रहा है ना? देखो आगे, तो यहाँ पे समझना कि एपिकल बर्ड्स जो हैं और लेटरल वर्ड्स हैं, तो प्लांट में जब तक एपिकल वर्ड्स होगा ना तो लेटरल वर्ड्स के ग्रोथ को सप्रेस करेगा। क्लियर हुआ पहले इतना? फिर से समझना, प्लांट में जो एपिकल वर्ड होगा उसका प्रेजेंस लेटरल वर्ड के ग्रोथ को रोकेगा, उसको सप्रेस करेगा। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ये तो सिंपल सा डिफिनीशन हो गया। अब क्वेश्चन है कि क्यों सर, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों? आराम समझ में। तो देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन खास करके एक्यूमुलेट किधर होते हैं? एपिकल रीजन में। हमने उतना जो ट्रॉपिज्म पढ़ा था, थिग्मोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म, दोनों में ही याद करो, एकदम से एपिकल पार्ट में ही जा रहा था, जो सबसे टिप वाला पार्ट था। क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझो कि टिप पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो उसका जो प्रेजेंस तो वहीं पे ना खास करके ग्रोथ करवाएगा ज्यादा, और लेटरल वाला नीचे होता चला जाएगा, उसका ग्रोथ फिर धीरे धीरे रुकता चला जाएगा, क्योंकि वहां डिफरेंशिएशन भी तो फिर होता है ना। लेकिन सुनो, यहीं पे एक और एग्जांपल समझोगे। अगर अगर मैं एपिकल बर्ड को काट देता हूं, ठीक है, अगर मैं एपिकल बर्ड को काट देता हूं, तो क्या लेटरल बर्ड में ग्रोथ होगा? तो बिल्कुल होगा। अरे समझ में। और इवन यूं कहूं ना कि अब जो है ना लेटरल बर्ड में ग्रोथ बढ़ जाएगा। क्लियर है? हो रहा है आपको? आ रहा है समझ में? लेकिन वहीं पे समझना, वहीं पे एक चीज समझोगे कि बढ़ेगा, लेकिन वो शुरू में नहीं बढ़ेगा, शुरू में भी नहीं बढ़ेगा, ये भी समझना होगा आपको। आप पूरा पहले समझोगे, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। देखो हमने क्या किया, एपिकल बर्ड को काट दिया, तो इसमें ऑक्सीजन थे ना, ऑक्सीजन थे ना बिल्कुल भरपूर मात्रा में, तो यह ऑक्सीजन तो गायब हो गया। तो आपको लग रहा होगा सर अब तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा, अब तो ग्रोथ होगा ही नहीं। लेकिन क्या इधर ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उसका अमाउंट क्या है? तो इससे कम है, तो ग्रोथ तो होगा ना। ये नहीं है तो इसका ग्रोथ तो होगा, इस लेटरल वाले पार्ट का तो ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ बहुत ही स्लो होगा। अरे समझ में? क्लियर हो रहा है पहले इतना? अब देखो यहीं पे समझना, एक डेकोरेटिव प्लांट को आप समझो, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा। बस यही हमें समझना है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा जो भी टाइम लगे, ठीक है ना, बाकी सब बिल्कुल स्मूथली निकलेगा फिर। तो डेकोरेटिव प्लांट जैसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा ना, छोटे छोटे ग्रासेस टाइप के लगे होते हैं ना, और वो उसका सिंपल सा काम होता है बस डेकोरेशन उसको। और उसी में याद करो कि वहां पार्क में एक माली होता है स्पेशल, जो कि उस वो जो भी प्लांट है डेकोरेटिव प्लांट, उसकी बीच बीच में ना कटाई करते रहता है। ठीक है, थोड़ा सा भी निकलता है तो उसको काट देता है। तो आखिर वो क्यों काट रहा है? अगर नहीं काटे तो क्या होगा? द क्वेश्चन इज कि अगर उस डेकोरेटिव प्लांट को जो बार बार जो वहां पे कटाई छटाई जो भी तुम बोल रहे हो वो किया जा रहा है, अगर वो नहीं हो तो क्या चेंजेस होंगे, इस बात को समझने की कोशिश करना। तो देखो हम इमेजिन कर रहे हैं वही एक डेकोरेटिव प्लांट, अब उसमें हमने कटाई बिल्कुल नहीं करना है, जिंदगी भर नहीं करना है, तो वो प्लांट ना ग्रो करता ही चला जाएगा, और वो डेकोरेटिव प्लांट अब रहेगा ही नहीं। वो डेकोरेटिव प्लांट का काम ही नहीं करेगा, वो ना बड़ा सा हो जाएगा, उसमें जो नॉर्मल प्लांट का ग्रोथ होता है ना जैसे, वैसे हो जाएगा। यानी जैसे देखते हो डेकोरेटिव प्लांट क्या होता है? घना सा होता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर, है ना। तो इसीलिए उसको बीच बीच में ना हम काटते रहते हैं। तो काटने से देखो क्या होगा, काटने से ऊपर वाला पार्ट गया, तो अब जो भी ग्रोथ होना है इधर ही होगा ना, थोड़ा बहुत। अरे समझ में? तो नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सा घना सा हो जाएगा, और जब घना हो जाएगा ना, बिल्कुल बूशी हो जाएगा, तभी तो वो डेकोरेशन का काम करेगा ना। समझ रहे हो? क्लियर है ना? अब देखो, अगर हम नहीं काटते तो फिर क्या होता? नीचे का ग्रोथ तो कम रहता। क्लियर है ना? क्योंकि एपिकल पार्ट जब रहेगा तो लेटरल पार्ट के ग्रोथ को तो रोक देगा, और खुद बढ़ता चला जाएगा ऊपर, और ये प्लांट धीरे धीरे ऊपर चला जाता, और नीचे में वैसा जो बूशी अपेयरेंस है वो नहीं आ पाता, वो जो घना हो रहा है वो नहीं हो पाता। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे हम ऊपर वाले पार्ट को कट कर देते हैं, और बार बार कट करते रहते हैं। आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखा होगा, स्कूल में भी बेसिकली, कॉलेज तो अभी गए नहीं हो गया ना, ये तो 10th में ही हो तुम लोग। चलो,
तो इसको समझो, समझ गए ना यहाँ पे। अगर इसके बाद भी दिक्कत हो ना तो कमेंट कर दिया करो, या फिर मैंने देखो अपने व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप सेक्शन में, आप चाहो तो मुझे पर्सनली भी मतलब मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं टाइम टाइम मिलेगा मुझे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो एपिकल डोमिनेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। क्लियर हो रहा है? बस इतना ही है, लिख लोगे इसे। द प्रेजेंस ऑफ sorry, apical bird suppresses the growth of lateral birds. Clear है ना? This is called apical dominance. देखो ना, एपिकल पार्ट डोमिनेंस है किस पार्ट के ऊपर? तो लेटरल पार्ट के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ गए? अब देखो यहीं पे एक नोट बना के लिख लोगे कि अगर हम एपिकल बर्ड को काट देते हैं तो लेटरल बर्ड अगेन स्टार्ट टू ग्रो। क्लियर है ना? तो यहीं पे लिख लोगे, इफ वी कट द एपिकल birds, then the lateral ones start to ग्रो। क्लियर है ना? यानी वो क्या करना शुरू कर देगा? ग्रो करना शुरू कर देगा। और वो उसका ग्रोथ क्या है? तो पहले से थोड़ा सा तेज हो जाएगा। हाँ, उतना भी नहीं होगा, ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ तो एपिकल पार्ट में होता है। अगर लेटरल पार्ट में ग्रोथ हो भी रहा है तो उससे तो थोड़ा कम ही होगा। आ रहा है समझ में? लेकिन यहीं पे एक चीज और सुन लो, और सुन लो, उस पॉइंट को भी इसी में रिलेट कर लोगे कि जैसे हमने एपिकल पार्ट को काट दिया तो लेटरल पार्ट का ग्रोथ शुरू हो गया। अब देखो, लेटरल पार्ट से भी ना वापस से एपिकल पार्ट फिर से बन जाते हैं, यानी इंटर कन्वर्जन हो जाता है। देखो बेसिकली ना हम ये जानते हैं सिर्फ कि एपिकल पार्ट से लेटरल पार्ट बनता है, यानी एपिकल बर्ड से लेटरल बर्ड बनते हैं। एपिकल बर्ड बढ़ता चला गया और नीचे छोड़ता चला गया, वो कौन बन कन्वर्ट हो गया किसमें? तो लेटरल बर्ड्स में। लेकिन द इंटर कन्वर्जन इज ऑल्सो पॉसिबल इन सर्टेन सिचुएशंस। वहां पे इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है। तो देखो मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर इस बार क्या हुआ, जैसे पिछले कंडीशन में हमने क्या किया था, एक प्लांट लिया था डेकोरेटिव प्लांट, उसको जिंदगी में कभी नहीं काटना था, तो प्रॉब्लम हो गया था ना, वो डेकोरेटिव प्लांट रहा ही नहीं था। इस बार दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि एक प्लांट ले रहे हैं, डेकोरेटिव प्लांट है, उसको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार काटना है। तो एक बार तो चलो उसका कटाई कर दिए, अब हम तो सोच रहे हैं अब तो ये डेकोरेशन का काम करेगा, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं करेगा। देखो कैसे, एक बार काट दिए, उसके बाद लेटरल बर्ड्स ग्रो करना शुरू हुआ, फिर लेटरल बर्ड बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, वो फिर एपिकल बर्ड में कन्वर्ट होगा और फिर से ग्रोथ एक बार ना पीक पे पहुंच जाएगा, यानी ग्रोथ फिर से फास्ट हो जाएगा और फिर से प्लांट पहले के जैसा शुरू बिहेव कर देगा। यानी अब डेकोरेशन का काम छोड़ के और प्लांट वाला काम करना शुरू कर देगा, लंबा सा हो जाएगा। तो डेकोरेशन किया उसने, डेकोरेटिव प्लांट ने किया डेकोरेशन, नहीं ना, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए वहां पे ये पॉइंट भी आप समझ लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए देखते हो डेकोरेटिव प्लांट में हर महीने मतलब या हर 2 सप्ताह पे उसकी छटाई होते रहती है, अगर आपने देखा होगा तो। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि उसे डेकोरेशन करना है, ना कि वहां पे लंबा सा प्लांट बना देना है। लंबा सा प्लांट लगाना है फिर वो कोई और लगाएगा। क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं आगे, इसे इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? फंक्शन देख रहे थे। चलो, तो हमने 3 फंक्शन देख लिया, देखते हैं इसके बाद आगे का फंक्शन देखेंगे। इसके बाद का पॉइंट लिखोगे, जो भी नंबर है 4th 5, है ना। क्या लिखोगे? रूट फॉर्मेशन। रूट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना, रूट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यहीं पे देखो,
लिख लेना पॉइंट, ऑक्सीन प्रमोट्स formation of adventitious roots in stem cuttings। आपने कटिंग तो पढ़ा होगा ना, स्टेम कटिंग, स्टेम को काट के भी लगाते हैं हम। तो जब हम स्टेम को काट के उसको सॉइल में लगाते हैं तो देखते हो उस स्टेम में भी रूट आ जाते हैं साइड साइड से, तब ना फिर वो प्लांट बन जाता है। जैसे गुलाब का अगर आपने पेड़ लगाया होगा, गुलाब के फूल का, तो वहां पे तो स्टीम कटिंग ही होता है, तो आपको पता होगा। तो वहां पे रूट आ जाते हैं। कुछ दिन बाद अगर उसे उखाड़ के देखोगे ना जमीन से, अपरूट करके देखोगे, तो क्या पाओगे कि वहां पे फिर से रूट आ चुके हैं। सो यही क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। अरे समझ में, एडवेंटिशियस रूट अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सा समझो, एक रूट हुआ ना नॉर्मल, नॉर्मल रूट को छोड़ दो और अगर किसी भी दूसरे पार्ट से रूट निकल रहा है ना, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। अगर सिंपल सा समझना है तो ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, तो स्टीम कटिंग में प्रमोट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ रूट का। तो स्टीम कटिंग में हेल्प करेगा ना प्लांट के ग्रोथ को या प्लांट के फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? आगे लिखेंगे इसी में। नेक्स्ट रूट फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद लिखो पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प कर रहा है, यानी हेल्प इन पार्थिनोकार्पी, ठीक है ना। अब देखो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, अगर आपको पता है तो पहले खुद सोचो, फिर तो मैं बता ही रहा हूं, है ना। चलो देखना, पार्थिनोकार्पी इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है ना, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस तो समझ रहे हो ना, जिसमें सीड नहीं हो। देखो कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें जो सीड्स होते हैं वो हमें डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कैसे, देख लो, नींबू है, नींबू में सीड्स हैं, कितना गुस्सा आता है ना नींबू में सीड्स निकलते हैं, तो हमें लगता है ना कि नींबू में सीड्स ना हो ना तो फिर मजा आएगा, ठीक है ना। वैसे ही टोमेटो देख लो, टोमेटो में भी सीड्स हैं, चलो ठीक है खा लेते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कुछ लोगों को उससे भी परेशानी होता है। तो अगर हम चाहे ना तो उसमें सीडलेस टोमेटो, सीडलेस क्या, लेमन, सीडलेस ऑरेंज, ये सब भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो। ऑक्सीन, या तो नेचुरल ऑक्सीन या फिर सिंथेटिक ऑक्सीन भी। सिंथेटिक ऑक्सीन दैट मीन्स जो ऑक्सीन हम बनाते हैं केमिकली, क्लियर है ना, केमिकल की हेल्प से, दीज आर सिंथेटिक ऑक्सीन। तो सिंथेटिक ऑक्सीन या नेचुरल ऑक्सीन को अगर हम प्लांट में इंड्यूस करें तो वहां पे क्या होगा ना, और हाँ यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अनपॉलिनेटेड प्लांट में, यानी जिसका जो फ्लावर है ना अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है उसका, क्लियर है। तो पॉलिनेशन क्योंकि अगर होगा ना तो फिर सीड का तो फॉर्मेशन होना ही होना है, ठीक है ना। तो अनपॉलिनेटेड फ्लावर में हम क्या देंगे, तो ऑक्सीन वहां पे मतलब अप्लाई करेंगे, ऑक्सीन का छिड़काव कर देंगे वहां पे। तो उससे क्या होगा ना कि वो प्लांट का जो यानी वहां पे ना आगे का प्रोसेस बिना फर्टिलाइजेशन के ही चलेगा और वहां पे फ्रूट का तो फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में कि बिना आगे फर्टिलाइजेशन के कैसे हो गया भाई, तो पहले हम फर्टिलाइजेशन समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और वहां पे चाहो तो आप मुझे याद दिलाना, मैं बतला दूंगा या मैं खुद से बतला दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी नहीं। तो इतना बस समझो, पार्थेनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। आपके लिए बस इतना ही लिख लेना, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीन्स कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। ये जो सीडलेस फ्रूट है ना, अच्छा एक मिनट, सिंथेटिक ऑक्सीजन इसके आगे भी लगा देना, टू अनपॉलिनेटेड, अनपॉलिनेटेड फ्लावर। अब सही है, कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। और ये सीडलेस फ्रूट को ही हम क्या बोलते हैं, तो इस फ्रूट, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोल रहे हैं, क्लियर है ना। और इस सीडलेस फ्रूट को क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आ रहा है समझ में।
इस फ्रूट को क्या बोल देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल या सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ देखो एग्जाम्पल नहीं लिखे ना, एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे लेमन में कर सकते हैं, ऑरेंज में कर सकते हैं, टोमेटो में कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ETC लगा लो। आगे लिखना सिक्स नंबर ना, 6th नंबर, और ये आपको पहले से पता है, हेल्प्स इन कर्वेचर मूवमेंट। कर्वेचर मूवमेंट याद करो, जो फोटोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म, उसमें जो मूवमेंट हो रहा था ना, सो कर्वेचर का ही तो मूवमेंट हो रहा था, सो दैट इज कॉल्ड कर्वेचर मूवमेंट। तो इसे हमें बताना नहीं है डिटेल में। और लास्ट पॉइंट लिख लो, also helps in formation of बीडी साइट्स। बीडी साइट्स जैसे नाम सुने हो गया आप, ब्यूटाक्लोर या 2,4-D। क्लियर है ना। और भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे समझोगे आप, बीडी साइट्स पहले समझ लो, जो बीड्स को मारे। बीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स जो कि मेन प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं। बीड्स पता है ना आपको, तो उसको किल करने वाला बीडी साइड होता है, और बीडी साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे होगे सर ऑक्सीजन तो प्लांट का ग्रोथ कर रहा था, बीड्स भी तो कहीं ना कहीं प्लांट ही है ना, तो उसके ग्रोथ को कैसे रोकेगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, है ना। लेकिन यहीं पे समझो, हम एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी समझेंगे यहाँ पे, कि किसी भी चीज का एक नॉर्मल कंसंट्रेशन हो तो वो ग्रोथ कर सकता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में वो ना मे भी वहां डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। क्लियर है ना। और यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है। ठीक है। तो वहां पे देखते हो कंसंट्रेटेड होता है वो, और वो पार्टिकुलरली ना उस मतलब बीड्स को ही डिस्ट्रॉय करेगा, प्लांट को उससे हार्म होने वाला नहीं है। क्लियर है ना। लेकिन वो बीड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी उसका जो हाई कंसंट्रेशन होगा उस बीड को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन प्लांट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखना कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बीडी साइट्स। क्लियर है ना। यहाँ चाहो तो कुछ बीडी साइट्स का एग्जांपल लिख सकते हो तुम, जैसे होता है 2,4-D, जैसे होता है 2,4,5-T। क्लियर है ना। अगर पूरा नाम देखो तो होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिखी लो, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ सेम चीज है, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2,4,5-ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों क्या है, तो बीडी साइड्स है। क्लियर है ना। कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए लिख लोगे इसको। तो यहाँ पे ना देखो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबा हो गया। मैंने बोला भी था ऑक्सीजन जो है वो मेन हार्मोन है, और इसे जरूर याद रखोगे इसके फंक्शन के साथ। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। बाकी देखते हैं अगले लेक्चर में, जहां तक पॉसिबल होगा अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना। तो चलो फिर, तब तक के लिए बाय। आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करो, लाइक जरूर करो। ठीक है ना। और उसके साथ साथ शेयर करो दोस्तों के साथ, आराम समझ में। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब पहली बार आया हो तो। चलो ठीक है फिर, बाय। और हाँ, ये नोट कर लोगे।